विविधता में एकता खोजना और उसका सम्मान करना ही ज्ञान की सच्ची पहचान है। कई विचारक हमें याद दिलाते हैं कि समाज की जटिलताओं को समझना कितना आवश्यक है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज। जैसा कि हाल ही में अखबारों में खासकर द इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है, जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मोटा ने भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त आरजीआई से अनुरोध किया है कि अगली जनगणना में इन समूहों की गिनती अलग से की जाए। ये विषय न केवल सामान्य जानकारी के लिए अहम है, बल्कि जो लोग यूपीएससी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास है। मेंस और प्रीलिम्स दोनों से जुड़ता है। आज हम इस अनुरोध के पीछे के कारण, पीवीटीजी कौन है, उनके मानदंड क्या हैं, डेटा की क्या स्थिति है और सटीक जानकारी क्यों जरूरी है, इन सब पर बात करेंगे। एक तरह से आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये कदम क्यों उठाया जा रहा है और इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि ये मुद्दा अभी चर्चा में क्यों आया। जैसा मैंने कहा, मोटा ने आरजीआई को चिट्ठी लिखी है अलग गिनती के लिए। ये मांग अभी क्यों? बिल्कुल। देखिए, मंत्रालय का इरादा तो साफ है। वो चाहते हैं कि पीवीटीजी परिवारों और लोगों की एकदम सटीक संख्या पता चले और साथ ही उनकी जो विशिष्ट पहचान है, मतलब डेमोग्राफिक, कल्चरल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसका भी पूरा डिटेल्ड डेटा मिले। और ये मांग अचानक नहीं है, जैसा आपने पूछा। ये एक ज़रूरत है जो महसूस की जा रही थी, खासकर हाल की सरकारी योजनाओं को देखते हुए। लेकिन अलग गिनती की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे पास जो आंकड़े हैं अभी वो काफी नहीं है इन समूहों के लिए योजनाएं बनाने के लिए? हाँ, यही तो मुख्य बात है। मौजूदा आंकड़े वो असल में पर्याप्त नहीं है और इसका सीधा असर पड़ता है पीवीटीजीज के लिए जो खास योजनाएं बनती हैं उनके कार्यान्वयन पर। खास तौर पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन जैसी बड़ी योजना है, उसका बजट भी 24,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो वो तभी कामयाब हो सकती है जब सरकार को ठीक ठीक पता हो कि लाभार्थी कौन है, कहाँ है, कितने हैं, उनकी असल ज़रूरतें क्या हैं। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि इतनी बड़ी योजना की घोषणा हो गई, उसका शुरुआती काम भी अनुमानित आंकड़ों पर ही आधारित रहा है। तो अब ये जो अलग से सटीक जनगणना डेटा की मांग है, ये एक तरह से उस बड़े निवेश को सही दिशा देने की कोशिश है। ये दिखाता है कि कभी-कभी पॉलिसी जानकारी से आगे निकल जाती है। अच्छा। और फिर उस जानकारी को मजबूत करने की ज़रूरत पड़ती है। सटीक जानकारी नहीं होगी तो संसाधन सही जगह कैसे पहुंचेंगे? हाँ, ये बात तो सही है। योजनाओं के लिए सटीक डेटा तो बहुत जरूरी है। लेकिन ये पीवीटीजीज आखिर हैं कौन? मतलब सामान्य अनुसूचित जनजाति एसटी से ये कैसे अलग हैं? इनको पहचानने के क्या क्राइटेरिया हैं? देखिए, पीवीटीजी का दर्जा एसटीज के अंदर ही कुछ खास समूहों को दिया जाता है। ये वो समूह हैं जो कुछ तय मानदंडों के आधार पर बाकी आदिवासी समूहों से भी ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं। इन मानदंडों में पहला तो ये कि उनकी आबादी या तो घट रही है या स्थिर है, बढ़ नहीं रही है। दूसरा, वो भौगोलिक रूप से बहुत अलग थलग रहते हैं, मतलब मुश्किल इलाकों में। तीसरा, उनकी अर्थव्यवस्था अभी भी पुरानी है, जिसे हम कहते हैं प्री एग्रीकल्चरल। शिकार करना, खाना इकट्ठा करना, इन पर निर्भर है। चौथा, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। और पांचवा, उनकी लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, वो राष्ट्रीय औसत या बाकी एसटीज से भी काफ़ी कम है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर उन्हें विकास की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ये क्राइटेरिया तो काफी कड़े लगते हैं। ये वर्गीकरण शुरू कब हुआ और कैसे? इसके पीछे क्या सोच थी? हाँ, इसकी कहानी शुरू होती है 1960-61 के ढेबर कमीशन से। ये भारत सरकार का पहला अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग था। इसकी अध्यक्षता श्री यूएन ढेबर ने की थी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। कमीशन ने अपनी स्टडी में पाया कि अलग-अलग आदिवासी समूहों के विकास के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि कुछ जनजातियां बाकियों से कहीं ज़्यादा पिछड़ी और कमज़ोर हैं और उन्हें खास प्रोटेक्शन और मदद की ज़रूरत है। इसी समझ के आधार पर फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 से 79 के बीच इन सबसे कमज़ोर समूहों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई। तब इसे आदिम जनजातीय समूह यानी पीटीजी कहते थे। अच्छा, पीटीजी। हाँ, बाद में इसका नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। अच्छा, तो ये आज की बात नहीं है? मतलब दशकों पहले ये समझ लिया गया था कि सभी आदिवासी एक जैसे नहीं है,
उनमें भी काफी फर्क है, ये जानना जरूरी है। तो इस प्रक्रिया में अब तक कितने समूहों को पीवीटीजी माना गया है और ये भारत में कहाँ-कहाँ है? हाँ, जैसा आपने कहा, शुरुआत हुई थी 52 समूहों से 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर समय के साथ और जानकारी मिली और स्टडी हुई, तो 2006 में केंद्र सरकार ने 23 और समूहों को इस लिस्ट में जोड़ा। तो इस तरह आज की तारीख में पीवीटीजी के तौर पर पहचाने जाने वाले समूहों की कुल संख्या 75 है। और ये 75 समूह किसी एक राज्य में नहीं है, ये देश के 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ फैले हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा कितना फैला हुआ है। ओडिशा में सबसे ज्यादा हैं, 13 पीवीटीजी समूह। 75 समूह, 18 राज्य, ये तो वाकई एक बड़ी तस्वीर है। लेकिन ये जो पहचान के मानदंड हैं जो ढेबर कमीशन के टाइम पर बने थे, क्या इन पर कभी सवाल भी उठे हैं? क्या ये आज के बदलते समय में उतने ही रिलेवेंट है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर काफ़ी बहस होती है। समय के साथ कई एक्सपर्ट्स ने, रिसर्चर्स ने इन मानदंडों पर सवाल उठाए हैं, खास तौर पर भौगोलिक अलगाव वाला जो क्राइटेरिया है। उनका तर्क है कि आज के समय में जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है, तो भौगोलिक अलगाव की जो पुरानी परिभाषा थी वो शायद उतनी सटीक न हो। कई समूह जो पहले बहुत दुर्गम माने जाते थे, अब मेनस्ट्रीम समाज के संपर्क में आ रहे हैं, भले ही वो अभी भी पिछड़े हों। अभी हाल में ही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक कमल के मिश्रा जी ने भी द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था। उन्होंने जोर दिया कि सरकार को पीवीटीजीज की अलग गिनती करने से पहले इन समूहों में शामिल करने के जो क्राइटेरिया हैं, उन पर फिर से विचार करना चाहिए। अच्छा। हाँ, उनका सुझाव है कि पहले ये पक्का कर लें कि ये जो वर्गीकरण है, ये आज की सच्चाई को दिखाता है या नहीं। ये तो एक बड़ी दुविधा हो गई कि पहले मौजूदा मानदंडों पर गिनती करें ताकि कुछ बेसलाइन डेटा मिले, या पहले मानदंडों को ही अपडेट करें। ये तो पहले मुर्गी या अंडा वाली बात हो गई नीति बनाने वालों के लिए। बिल्कुल, ये एक जटिल पॉलिसी चैलेंज है। एक तरफ तो लगता है कि मौजूदा मानदंडों पर गिनती कर लें तो कम से कम उन समूहों का डेटा तो मिलेगा जो अभी परिभाषा में आते हैं। उसका इस्तेमाल फौरी तौर पर योजनाओं में हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मानदंड ही पुराने हो गए हैं, तो हो सकता है हम कुछ असल में कमजोर समूहों को छोड़ दें या कुछ ऐसे समूहों को शामिल रखें जो शायद अब उतने अलग थलग ना हो। लॉजिकली तो लगता है कि पहले क्राइटेरिया की समीक्षा हो, फिर गिनती, लेकिन उसमें समय लग सकता है और वो प्रक्रिया भी आसान नहीं होगी। वाकई पेचीदा मुद्दा है। अच्छा, अब इस गिनती के प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। क्या भारत की जनगणना में पहले कभी पीवीटीजीज को अलग से गिना गया है, एक अलग कैटेगरी बनाकर? नहीं, आज तक किसी भी भारतीय जनगणना में पीवीटीजीज की गणना एक अलग खास कैटेगरी के तौर पर नहीं हुई है। इसकी मुख्य वजह ये है कि पीवीटीजीज कानूनी तौर पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की ही एक सब कैटेगरी हैं। कोई अलग संवैधानिक या कानूनी पहचान नहीं है उनकी। इसलिए जनगणना में जो डेटा आता है वो मुख्य रूप से पूरी एसटी कैटेगरी के लिए आता है। इसमें एक और तकनीकी पेच है। जैसा हमने बात की, देश में 75 पीवीटीजीज हैं, लेकिन उनमें से कई के नाम जो राज्यों की एसटी लिस्ट होती है उसमें अलग से साफ साफ लिखे ही नहीं हैं। उन्हें अक्सर किसी बड़े एसटी समूह के नाम के तहत ही मान लिया जाता है। और ये याद रखना जरूरी है कि एसटी लिस्ट राज्यवार होती हैं। दिसंबर 2016 में मोटा ने लोकसभा में बताया था कि 75 पीवीटीजीज में से सिर्फ 40 ही ऐसे हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो एसटी लिस्ट है उसमें सिंगल एंट्री के रूप में लिस्ट किया गया है। सिंगल एंट्री? हाँ, मतलब केवल इन 40 समूहों का नाम लिस्ट में साफ साफ लिखा है, तो सैद्धांतिक रूप से इन्हें अलग गिना जा सकता है। बाकियों को पहचानना और अलग से गिनना जनगणना प्रक्रिया में बहुत मुश्किल है। सिंगल एंट्री, क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकती हैं ताकि सुनने वालों को ये टेक्निकल बात आसानी से समझ आए? जरूर। जैसे मध्य प्रदेश में बैगा समुदाय है, वो एक पीवीटीजी है और एसटी लिस्ट में सिंगल एंट्री के तौर पर दर्ज है। तो 2011 की जनगणना में बैगा समुदाय की जनसंख्या अलग से गिनी गई और प्रकाशित हुई, लेकिन उसी राज्य के दूसरे पीवीटीजी समूह जैसे अबूझमारिया, भारिया, हिल कोरवा, कमार, इन्हें 2011 में अलग से नहीं गिना गया था। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो या तो उस समय लिस्ट में साफ तौर पे दर्ज नहीं थे या उन्हें किसी और बड़े एसटी समूह जैसे गौंड का हिस्सा माना जाता था। हालांकि स्थिति बदलती रहती है। जैसे
अबूझ मारिया और हिल कोरवा को बाद में 2013 में संसद ने कानून पास करके छत्तीसगढ़ की एसटी लिस्ट में अलग से शामिल किया। लेकिन फिर भी जो आरजीआई के नियम हैं जनगणना करने के, उनके हिसाब से वो आमतौर पर सिर्फ मेन एसटी का ही डेटा जारी करते हैं। उस मेन एसटी के अंदर जो उपसमूह या दूसरे नाम आते, उनका डेटा अलग से नहीं आता, वो उसी में जुड़ा होता है। समझ गया। इसी वजह से 75 में से कई पीवीटीजी जनगणना के आंकड़ों में दिखते ही नहीं है। अच्छा, तो अगर जनगणना में अलग गिनती नहीं हुई है और सिर्फ 40 की ही सिंगल एंट्री है, तो फिर सरकार पीएम जनमन जैसी योजनाओं के लिए लाभार्थियों का अंदाजा कैसे लगा रही है? क्या हमारे पास पीवीटीजीज की संख्या का कोई भरोसेमंद अनुमान है? हाँ, जनगणना के डेटा की इस कमी को समझते हुए सरकार ने हाल में एक अलग तरीका अपनाया। जैसा हमने पहले बात की थी, नवंबर 2023 में पीएमजेएनएम योजना शुरू हुई, जिसका लक्ष्य है 200 से ज्यादा जिलों में पीवीटीजीज तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना। अब इस योजना को लागू करने के लिए एक बेसलाइन सर्वे की जरूरत थी, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक बड़ा सर्वे कराया। इस सर्वे में हैबिटेशन लेवल पर, मतलब हर बस्ती में जाकर डेटा इकट्ठा किया गया। इसका मकसद सिर्फ पीवीटीजी आबादी का एक विश्वसनीय अनुमान लगाना ही नहीं था, बल्कि उन बस्तियों में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हेल्थ सेंटर जैसी सुविधाओं की क्या स्थिति है, ये पता लगाना भी था। इस खास सर्वे के मुताबिक पूरे भारत में करीब 47.5 लाख पीवीटीजी लोग हैं। 47.5 लाख। हाँ, 4.75 मिलियन। ये आंकड़ा जनगणना के आंकड़ों से अलग है और खास तौर पर योजना बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस अनुमान के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 13.22 लाख पीवीटीजी हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में लगभग 6.7 लाख और आंध्र प्रदेश में करीब 5.18 लाख पीवीटीजी हैं। ये आंकड़ा फिलहाल पॉलिसी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार दे रहा है। 47.5 लाख का अनुमान, ये संख्या तो काफी बड़ी है और इन समुदायों की अहमियत दिखाती है। अच्छा, अब वापस 2011 की जनगणना पर आते हैं। भले ही सभी पीवीटीजीज अलग से नहीं गिने गए, लेकिन वो जो 40 सिंगल एंट्री वाले समूह थे, उनके बारे में क्या कुछ खास जानकारी मिली थी? कुछ दिलचस्प फैक्ट्स? हाँ, 2011 की जनगणना से उन 40 सिंगल एंट्री एसटीएस, जिनमें कई पीवीटीजी हैं, के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी और चिंताजनक आंकड़े सामने आए थे। इनमें से 13 पीवीटीजी समूहों की जनसंख्या 1000 लोगों से भी कम पाई गई थी। ये बहुत ही छोटी, नाजुक आबादी वाले समूह हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं अंडमान निकोबार के जारवा 380, उंगे 101, सेंटिनलीज सिर्फ 15 अनुमानित और शोम्पेन 229। सिर्फ 15 सेंटिनलीज? हाँ, अनुमानित। फिर उत्तराखंड के रांची 690, तमिलनाडु के कोटा 941, ओडिशा के बिरहौर 756 अनुमानित, मध्य प्रदेश के कमार 546 और बिहार, उस समय का अविभाजित बिहार के सावर, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परहिया, इन सब की आबादी भी बहुत कम थी। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला आंकड़ा शायद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों का था, सेंटिनलीज का, जिनकी संख्या 2011 में सिर्फ 15 आंकी गई। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि ये आंकड़ा सीधे संपर्क पर आधारित नहीं था। ये दूर से किए गए ऑब्जर्वेशंस, जैसे नाव या प्लेन से देखकर लगाया गया एक बहुत मोटा अंदाजा था। उनकी असल संख्या क्या है, ये कहना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का बैगा समुदाय, जिनकी आबादी 2011 में 4,14,526 थी, वो उस जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी वाला पीवीटीजी था, उनमें से जो सिंगल एंट्री में गिने गए। तो ये दिखाता है कि पीवीटीजी समूहों में भी आबादी के साइज में कितना भारी अंतर है, कहीं दहाई में तो कहीं लाखों में। सिर्फ 15 सेंटिनील्स और दूसरी तरफ 4 लाख से ज्यादा बेगा। ये अंतर तो वाकई चौंकाने वाला है और ये दिखाता है कि इन समूहों की जरूरतें कितनी अलग-अलग होंगी। तो अंत में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पीवीटीजीज की सटीक संख्या और डिटेल्ड डेमोग्राफिक डेटा का ओवरऑल महत्व क्या है? सरकार के लिए, पॉलिसी बनाने वालों के लिए और खुद इन समुदायों के लिए इसके क्या मायने हैं? इसका महत्व कई स्तरों पर है। सबसे पहला और सीधा तो यही है, जैसा सरकारी अधिकारी भी मानते हैं, कि सटीक संख्या और डिटेल्ड डेमोग्राफिक डेटा, जैसे उम्र, लिंगानुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पता होने से सरकारी योजनाओं को लागू करने में जो बड़ी कमियां हैं, उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी।
खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आवास, रोजगार से जुड़ी योजनाएं। जब पता होगा कि कितने लोग कहाँ हैं, उनकी खास प्रोफाइल क्या है, तो रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा टारगेटेड और असरदार हो सकता है। सही। योजनाओं को उनकी असल जरूरतों के हिसाब से ढाला जा सकता है। दूसरा, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये डेटा हमें ये समझने में मदद करेगा कि पीवीटीजी वर्गीकरण के लिए जो मानदंड दशकों पहले तय हुए थे, वो आज भी कितने प्रासंगिक हैं। क्या घटती आबादी, भौगोलिक अलगाव, कृषि पूर्व अर्थव्यवस्था जैसे क्राइटेरिया आज भी जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं, या समय के साथ इन समुदायों की स्थितियों में बदलाव आया है, जिसे हमारे वर्गीकरण में दिखाने की जरूरत है। सटीक डेटा के बिना ये मूल्यांकन करना मुश्किल है। अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो सटीक और अपडेटेड डेटा न केवल टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स को पहुंचाने के लिए जरूरी है, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हम सामाजिक कमजोरी या वल्नरेबिलिटी को कैसे परिभाषित करते हैं। उन श्रेणियों और मानदंडों की समीक्षा करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए भी यह आवश्यक है। इससे भविष्य की नीतियां ज्यादा न्यायसंगत और प्रभावी बनेंगी। ये जनगणना में उनकी अलग गिनती चाहता है। हमने ढेबर कमीशन से लेकर इस वर्गीकरण के विकास, आज के 75 समूहों की पहचान और जनगणना में उन्हें अलग न गिन पाने की तकनीकी चुनौतियों को भी समझा है। हमने ये भी देखा कि कैसे पीएम जनमन जैसी बड़ी योजनाओं के लिए सटीक डेटा की कमी एक रुकावट है, और कैसे हाल के सर्वे से एक अनुमानित आंकड़ा 47.5 लाख मिला है। साथ ही 2011 की जनगणना के कुछ चिंताजनक आंकड़े देखें, खासकर कम आबादी वाले समूहों के, और वर्गीकरण के मानदंडों की प्रासंगिकता पर जो बहस चल रही है, उस पर भी बात की। बिल्कुल, ये साफ है कि विकास में पीछे छूट गए इन सबसे कमजोर समूहों तक असरदार तरीके से पहुंचने, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने और उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भरोसेमंद, डिटेल्ड और लेटेस्ट जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना सही दिशा दिखाने वाले कंपास के नेक इरादे वाली नीतियां भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। और अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छुड़ जाते हैं। सटीक डेटा इकट्ठा करना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये प्रक्रिया न केवल लक्षित मदद पहुंचाने में कारगर हो, बल्कि इन समुदायों के और ज्यादा वर्गीकरण या उन पर रूढ़िवादी लेबल लगने के जो संभावित खतरे हैं, उन्हें भी संतुलित करे। मतलब डेटा का इस्तेमाल सशक्तिकरण के लिए हो, न कि उन्हें और अलग थलग करने के लिए। और एक बात और, बेहतर डेटा मिल जाने के बाद भी इन दूर दराज और अक्सर मुश्किल इलाकों में योजनाओं को जमीनी स्तर पर कामयाब बनाने में भविष्य में क्या नई व्यवहारिक चुनौतियां आ सकती हैं। हमें उम्मीद है कि भारत की पीवीटीजीज पर यह गहन चर्चा उपयोगी रही होगी, खासकर अगर आप यूपीएससी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या बस इस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को गहराई से समझना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपके मन में कोई और सवाल है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और ज्ञान की ऐसी ही यात्राओं पर हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।